Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK 9, dear CS professional students, and of course CS executive के लिए भी important session है. जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ, जैसा आप लोग जानते हो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मॉड्यूल सेकंड CS प्रोफेशनल एंड CS प्रोफेशनल. अगेन आई एम टेलिंग यू, मॉड्यूल थर्ड, दोनों की एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं. तो जिन स्टूडेंट्स का ओपन एग्जाम है और जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है क्या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पढ़ने के लिए, तैयार हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने आईबीसी चूज किया हुआ है तो आपके लिए भी ये सेशन है ऑफ कोर्स, और मॉड्यूल सेकंड वालों के लिए भी है. सो बहुत ध्यान सुनना है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ. अगर ये बेसिक समझ में आएगा ना पहला, तो ये प्रोसेस आगे समझ में आएगा. जी हाँ, क्या बात करने वाले हम लोग? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. वन मोर टाइम, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी. कॉर्पोरेट वर्ड आ रहा है, कॉर्पोरेट समझना बहुत इंटरेस्टिंग है. पूरा सेशन बहुत इजी रख दूंगा, आप बस ध्यान देना. जब हम बोल रहे हैं कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट तो मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कॉर्पोरेट पर्सन का. कॉर्पोरेट पर्सन समझने वाली बातें ज्यादा हैं बेटा, ध्यान सुनना. कॉर्पोरेट पर्सन क्या कर रहा है? कॉर्पोरेट पर्सन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा एक बार. ठीक है, जब हम बोल रहे हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ना, तो यहां बोलना चाह रहे हैं कॉर्पोरेट पर्सन के लिए है. कॉर्पोरेट पर्सन कौन होगा? कॉर्पोरेट पर्सन मतलब आपकी कंपनीज, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में है ऑफ कंपनीज एक्ट. ठीक है, ये कहता है LLPs, ये भी आपने पढ़ा होगा. ठीक है, ये कोई भी ऐसी एंटिटी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, बट फाइनेंशियल प्रोवाइडर को इंक्लूड नहीं करते हैं. बार बार कह रहा हूं, गलती मत करना. फाइनेंशियल प्रोवाइडर इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएगा. मतलब सर, अगर फाइनेंशियल प्रोवाइडर कोई डिफॉल्ट कर देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, इन दैट केस उसको आईबीसी में हम घसीट के लेकर नहीं आएंगे. ठीक है, ये गलती मत करना यार. मैं 2-3 क्वेरी इसी सुन चुका हूं और करीबन 5 बार आपको बता चुका हूं. सो प्लीज पे अटेंशन. तो कॉर्पोरेट पर्सन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कौन होगा? कंपनी होगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013. ऑफ कोर्स सेक्शन 2 क्लॉज 20 आपने पढ़ा है, समझा है. LLP हो सकती है या कोई और कोई बॉडी हो सकती है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, प्रोवाइडेड हमने बोला यहाँ पर, याद देखिएगा, हम फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को काउंट नहीं करते. सर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है सर, एक बार बता ही दीजिए ना. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, लाइक म्यूचुअल फंड्स, ये सब के सब किस कैटेगरी में जाएंगे बेटा? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर. तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कोई डिफॉल्ट करता है, तो उन लोगों के लिए अलग आरबीआई ने प्रोविजंस बताए हुए हैं, वो हाँ फॉलो किया जाएगा. ठीक है, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. अब इसके लिए ना अंडर आईबीसी, सर दिख नहीं रहा अच्छे से, अच्छा लो आ जाओ यार. अंडर आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का पार्ट, जहां पर बेटा पार्ट सेकंड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन. आपको याद होगा, मैं 2 तरह से पढ़ा हुआ है. पार्ट सेकंड जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन की बात करेगा, और आईबीसी का पार्ट थर्ड जो है वो बात करेगा किसके लिए? इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए. वो हम आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे. यहाँ हमारा प्राइम फोकस किसके ऊपर है? कॉर्पोरेट पर्सन के ऊपर. किसके ऊपर बेटा? कॉर्पोरेट पर्सन. तो कॉर्पोरेट पर्सन, अभी कॉर्पोरेट पर्सन ना, जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि सर मतलब ये कॉर्पोरेट पर्सन को क्या आईबीसी में घसीट के ले आएंगे? आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहा हूं. अभी स्पीच में एक जजमेंट भी आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफकोर्स एक जजमेंट दिया था कि ये डिफॉल्ट का क्राइटेरिया ही सफिशिएंट नहीं है किसी एंटिटी को आप घसीट के लिए आए आईबीसी के अंदर. अभी उसके ऊपर और भी क्लैरिटी आएगी जजमेंट के ऊपर. वो जजमेंट की अपडेट और याद रखिएगा, मैंने एनआरके 9 के चैनल पर प्रोवाइड की हुई है. ठीक है, फिर भी अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो एनआरके 9 के व्हाट्सएप पर आप मुझे रिक्वेस्ट डालेगा, डेफिनेटली आपको यहां से आंसर मिल जाएगा. वो आपको वापस उस केस जजमेंट दूंगा मैं आपको. ठीक है, एनीवेज नाउ आप कहता है सर पार्ट सेकंड में आपने बता दिया कि ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली अप्लाई कहां पर हो रहा है? कॉर्पोरेट पर्संस पे. कॉर्पोरेट पर्सन, और कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब हम जान चुके हैं अच्छे से, क्लियर. अब ध्यान से सुनना मेरी बात को आगे बेटा. देखो, जब हम ये बोल रहे हैं तो यहां 2 एस्पेक्ट्स आ रही हैं. एक तो इंसॉल्वेंसी बच्चे ध्यान से सुनना, एंड एक सिचुएशन आएगी लिक्विडेशन. ठीक है, 2 सिचुएशन हो सकती हैं. एक तो हो सकती है क्या? इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी के अंदर क्या होगा? ध्यान से सुनना. यहां पर जब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉलो होगा, क्या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉलो होगा? बार बार इसलिए बोल रहा हूं
ताकि आपको यहाँ अच्छे से सेट हो जाए वर्ड्स, इनके मीनिंग्स और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब फॉलो होगा तो याद रखिएगा जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, और बेटा फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है अभी उसको भी बताऊंगा, याद रखना सेक्शन 5 सेक्शन 8 के अंदर उसको डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत जरूरी समझना, जब केस लॉज आएंगे ना आपके ओपन बुक एग्जाम में या आपके ऑफकोर्स मिडिल सेकंड के पेपर में जब आएंगे तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल क्रेडिटर है नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर इन दोनों के राइट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इनके प्रोसेस को अप्रोच करने के डिफरेंसेस हैं। तो आपको यहाँ पर समझना होगा फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो जब फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है ना इंसॉल्वेंसी के टाइम पर, मतलब जो ये आपका डेटर होगा इसे बोलेंगे हम लोग कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, और डेटर भी बोल सकते हैं बट इट्स बेटर कि आप इसे कॉर्पोरेट डेटर बोलें, ठीक है, समझने के लिए। तो ये कॉर्पोरेट डेटर जो है ना बेटा, इसके क्या करेगा, इसका बिजनेस की वायबिलिटी चेक करेगा, बिजनेस की वायबिलिटी है ना, कि बिजनेस का वाइबल है नहीं है। मतलब अगर उसको लगता है कि इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को लगता है कि कॉर्पोरेट डेटर का जो कि बिजनेस है उसे रिवाइव किया सकता है, क्या किया सकता है, रिवाइव किया सकता है। तो यहां पर एक तरीके से देखा जाएगा रिवाइव करने के पीछे क्या रीजन होगा कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसे रन किया सकता है। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स परमिट करेंगे कि हाँ जी कॉर्पोरेट डेटर इसका बिजनेस को रिवाइव कीजिएगा, रिहैबिलिटेट कीजिएगा, ठीक है। बट सपोज अगर यहां पर यही फाइनेंशियल क्रेडिटर सेटिस्फाइड नहीं होता है किससे, रिहैबिलिटेशन से, ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, रिहैबिलिटेशन से मतलब उनको लगता है कि नहीं यार ये कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस रिवाइवेबल नहीं है, ना ही ये रिहैबिलिटेट हो सकता है, ठीक है, रिवाइव एंड रिहैबिलिटेट नहीं हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, फेल ऑफ इंसॉल्वेंसी कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, फेल हो गया क्या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, बिकॉज फाइनेंशियल क्रेडिटर याद रखना, ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं बोल रहा हूं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, यही खास बात समझा रहा हूं, ठीक है, कि वो बोलता है नहीं नहीं ये बिजनेस कॉर्पोरेट डेटर का रन किसी नहीं कर सकता है, ठीक है। इन दैट केस वो प्रोसेस क्या स्टार्ट हो जाएगा वहां पर फिर लिक्विडेशन का। और आपको याद होगा जो लिक्विडेटर है, लास्ट क्लास में बताए थे लिक्विडेटर, वो आपका कौन होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है। फिर जो लिक्विडेटर होगा वो क्या करता है, यूजुअली कलेक्ट करता है सेट्स को, आप लोग जानते हो अच्छे से, कलेक्ट द सेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्रेडिटर्स, उसका काम यहां आ जाता है, सिंपल बात है। तो हमने देखा कि दो बातें यहां पर हम सीखेंगे, क्या, एक तो होगा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के बारे में, अगर वो फेल हो जाती है तो फिर वो कहां चल जाती है, लिक्विडेशन में। क्लियर एकदम, आई होप ये बात सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब यहां क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर क्यों किसी को भी खींच के लाएंगे, नहीं, हम देखेंगे डिफॉल्ट, ये हम लोग जानते होंगे जैसे पहले ही पढ़ाए हैं, डिफॉल्ट मिनिमम डिफॉल्ट यहां पे कितना कह रहा है, 1 करोड़। जी हाँ, अगर ऐसा होता है कि डिफॉल्ट हो जाता है, सर ये कौन कह रहा है, सर सेक्शन 4 कह रहा है, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, सेक्शन 4 ऑफ आईबीसी कोड कहता है, क्या बेटा, सेक्शन 4 कहता है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट कर देता है, डिफॉल्ट का मतलब यहां पर क्या है, इन रिपेमेंट ऑफ डेट है, ठीक है, पेमेंट अगर नहीं कर पा रहा डेट का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और भी कई सारे एस्पेक्ट्स अभी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कॉर्पोरेट डेटर इन डिफॉल्ट, ठीक है, वो डिफॉल्ट में हो गया, अब उसको हम लोग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में लेकर आएंगे, उसका अगेंस्ट एक फाइल करेंगे एप्लीकेशन। कौन कर देगा सर, कोई भी कर देगा, नहीं बेटा, फाइनेंशियल क्रेडिटर करेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर करेगा, या कॉर्पोरेट डेटर खुद भी कर सकता है, कॉर्पोरेट डेटर खुद भी जा सकता है डिफॉल्ट के टाइम पर, याद रखना डिफॉल्ट के टाइम पर, ठीक है। अच्छा सर ये हमको क्लियर हुआ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, जब हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ध्यान से सुनना, तब हम सेक्शन 6 to 32A तक जाएंगे, ठीक है। जब हम लिक्विडेशन की बात करेंगे, अगर उसी कॉर्पोरेट डेटर का लिक्विडेशन का बात हो रहा है, सेक्शन 33 to 54 ऑफ द कोड जाएंगे, और अगर ये वॉलंटरी लिक्विडेशन है तो हम सेक्शन 59 को रीड करेंगे। क्या सर हमको सेक्शन याद करने हैं, ऑफ कोर्स सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट भूल के भी मत पूछना ये बात कि हमें सेक्शन याद कर रहे हैं, सोच के देखो यार, आपको मार्क्स मिलेगा कहां से, अच्छे मार्क्स आने के लिए आपको पता होना चाहिए, और प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स है ना,
तो ऑफकोर्स आप लोग इसे याद भी करेंगे, ठीक है। याद नहीं करेंगे हम करवा देंगे जबरदस्ती, आपको बोल बोल के याद करवाएंगे। सो अच्छे से क्लास को देखा करिएगा, ठीक है। एंड आइए देखते हैं, तो सर कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल, ऑफ कोर्स ऑपरेशनल क्रेडिटर भी जा सकता है, ऑफ कोर्स ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कर सकता है, या कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, वो खुद भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कहां मेंशन किया हुआ है? सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 क्या कह रहा है? डिफॉल्ट, मिनिमम डिफॉल्ट, मतलब यहां पर डिफॉल्ट कर दिया ऑन रिपेमेंट ऑफ डेट, कितना? 1 करोड़। अब ध्यान से सुनना बेटी बात, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन, जब हम लोग 5 सब सेक्शन 8 को देखेंगे तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में डिटेल जानेंगे। सेक्शन 5 सब सेक्शन 21 में हम जब जाएंगे तब हम बात करेंगे स्पेशली किसका? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे यूजली यहाँ देखा जाएगा, जिसने भी मान लीजिएगा मनी प्रोवाइड किया, मान लीजिएगा एक पर्सन ने मनी बोरो किया विद इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो जो देने वाला है, मनी दे रहा है विद इंटरेस्ट, वो कौन हो गया? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। या बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्ट किया, एक एक टर्म को सुनना ध्यान से, जितना सुनोगे उतना याद होगा ध्यान से, ठीक है। मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ने एक्सेप्ट किया और वहां पर डिफॉल्ट हो गया, तो ऑफ कोर्स बैंक वहां पे क्या रोल प्ले करेगा? एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है, क्योंकि बैंक तो अपनी रिकवरी कहां से लेगा? उस पर्टिकुलर पर्सन से। अभी लेटेस्ट केस भी बताऊंगा, यहाँ पर डिस्कस करेंगे ICICI का भी, ठीक है, वो सब डिस्कस करूंगा, बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। आगे पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे ना आपको, ताकि बिल्डिंग अच्छे से खड़ी हो जाए। फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा तो फिर बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनेगी आप लोगों की। बिल्डिंग का मतलब समझ रहे ना? हाँ हाँ, वो भी बता रहे हैं। देखो बिल्डिंग से याद आ गया एक और आपके लिए, अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, जिसे हम बोलते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर, मान लीजिएगा आपसे एडवांस पैसा ले लिया गया, ठीक है, आप एक अलॉटिंग है, लेटर ऑन आपको अलॉट किया जाएगा। मान लीजिए वो चाहे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, वो आपको लेटर ऑन अलॉट किए जाएंगे, बट आपसे एडवांस पैसा ले लिया गया। अब ये जो एडवांस पैसा ले लिया गया है, यहां पर भी जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर पर्सन जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है, कौन? अलॉटी प्रोवाइड कर रहा है। किसको? जो प्रोजेक्ट का, और जो प्रोजेक्ट को कंट्रोल मैनेज कर रही है उस कंपनी को या उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो वहां पर अलॉटी को भी फाइनेंशियल क्रेडिटर बोला जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बेटा अपनी जजमेंट में क्लियर किया था, यहां पे भी हम डिस्कस करेंगे उसका, ठीक है। तो वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है। या ऐसा हो सकता है कि नोट परचेज फैसिलिटी या डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या लोन स्टॉक, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की है बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, तो भी वहां बोलेंगे क्या हो जाएंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। क्या हो रहा है? या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स किए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइस एंड व्हाट रेट्स, आपने सुना होगा, हेजिंग करते हैं बाय परचेजिंग दैट डेरिवेटिव्स, तो वो भी वहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये फाइनेंशियल डेट्स आ रहे हैं, देख लो फाइनेंशियल डेट्स सारे, ध्यान से सुनना बेटा। ये आपने सुना होगा फैक्टरिंग के अंदर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग को मत लाना। अगर कोई रिकोर्स फैक्टरिंग है, रिकोर्स फैक्टरिंग जानते हैं ना, जिसके अंदर जो वेंडर होता है, मान लीजिएगा आपने अपने रिसीवेबल सेल कर दिए, रिसीवेबल मतलब आपको बिल्स रिसीवेबल्स से आपने सेल कर दी, किसको? फैक्टर को। अब फैक्टर रिकोर्स में, याद रखिएगा, रिकोर्स बोल रहा हूं, रिकोर्स में फैक्टर का रिस्क नहीं होता, वो वेंडर का ही रिस्क रहता है, ठीक है। बट नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है? जो फैक्टर होता है उसका रिस्क होता है। तो यहां पर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग नहीं, अगर यहां पर कौन सी? फैक्टर, फैक्टर अपने, फैक्टर कौन सी है बेटा? फैक्टर फैसिलिटी लिए कौन सी? रिकोर्स वाली, तो यहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर का कैटेगरी में उसे काउंट करेंगे। एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक से कंपनी ए लिमिटेड ने रिकोर्स फैक्टरिंग की सर्विसेज ली, जिसमें फैक्टर ने क्लियर कह दिया था कि अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो फिर ऐसा है, मेरा रिस्क नहीं होगा। फॉर क्यों? क्योंकि जो पैसा उसको कहां से लेना था? ए लिमिटेड के डेटर से। अब वो याद रखिएगा, अगर वो रिसीवेबल फैक्टर को नहीं मिलता है तो लायबिलिटी किसका बना रहेगा? मतलब फिर देना पड़ेगा किसको? किसको देना पड़ेगा? ए लिमिटेड को, बैंक को। ये फैक्टर वाली फैसिलिटी आपको याद हो गया है। बट नॉन रिकोर्स में पूरा रिस्क किसका होता है? फैक्टर का। तो याद रखना, क्वेश्चन में, केस लॉ में आ जाए कि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग सर्विसेज है तो फिर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली रिस्क कौन ले रहा है? फैक्टर ले रहा है। इसलिए डिटेल में बताएं इतना सारा कुछ। माय गॉड। या काउंटर इंडेमनिटी है, काउंटर इंडेमनिटी आपने सुना होगा ना, बैंक अगर आपको लोन दे रहा है मान लीजिएगा, तो कहता है भैया किसी थर्ड पर्सन को लेके आओ जो गारंटर का रोल प्ले करे, ठीक है। तो ऐसे केस में भी हम यहाँ बोलेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर है। कैसे? मान लीजिएगा गारंटर, अब एक पर्टिकुलर पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया और आप उसके बन गए गारंटर, तो आपको भी याद रखिएगा खींचा जाएगा इसके अंदर, तो वो भी एक फाइनेंशियल डेट है। क्लियर है?
तो ये भी सब कुछ डिस्कस करूंगा, इसलिए चाह रहा हूं ढंग से समझ में आ जाए। वही अगर हम ऑपरेशनल क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो एम्प्लॉय, जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है बच्चे, एम्प्लॉय है, मान लो उसका सैलरीज नहीं दे रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयज है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं, ठीक है। डिफॉल्ट की कैटेगरी वही रहेगी सेक्शन 4 वाली, ठीक है। या सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, या कोई पेमेंट देना है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, जो ड्यूज हैं आपने पे नहीं किए हैं, ड्यूज हैं, ड्यूज टू बी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर का कैटेगरी में रख रहे हैं। बेटा इन सबको हम कौन बोलते हैं, एक और तरीका है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्लियर हो रहा है? आई होप ये सारी एस्पेक्ट समझ में आ जाए। तुमको पहले से बता रहा हूँ, मॉड्यूल में लेके जाऊंगा, उससे पहले आपको क्लैरिटी आ जाए। तो हम ये छोटी सी बात की है। अब देखो मॉड्यूल में आते हैं, देखो आपका मॉड्यूल में आते हैं और फिर समझते हैं और अच्छे से। मॉड्यूल याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर मॉड्यूल 3 लिया हुआ है आपके ओपन बुक से। मैं ओपन बुक वालों को साथ में इसलिए करा रहा हूँ ताकि वो अपने मॉड्यूल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यहाँ पर ओपन बुक में फिर बोल दूं, मतलब ये नहीं है कि अपने आप बुक खुल जाएगा और सामने आंसर आ जाएगा कि हाँ बताइए कौन सा आंसर बताना है, आपको उसे प्रिपेयर करना है। तो हमारे 2 काम होंगे, हमारा मॉड्यूल 2 पेपर होगा एंड मॉड्यूल 3 भी पेपर होगा। आइए, पार्ट 2 ऑफ IBC 2016 deals with the insolvency resolution and liquidation for corporate person, where section 4 हमने पढ़ा था भी, section 4 वापस बोलो, provides that part 2 of court shall apply, देखो कहाँ अप्लाई कर रहा है, apply, shall apply to matters relating to insolvency and liquidation corporate debtor where the minimum amount of default is 1 crore rupees। कम से कम कितना बोल रहे हैं, 1 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ हो तभी उसको IBC में लेके आएंगे, ठीक है। Now Part 2 of IBC 2016 lay down the 2 independent stages। देखो पहला कहता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन प्रोसेस सेक्शन 6 to 32A। अब याद क्या था, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन प्रोसेस किसमें कवर है, सेक्शन 6 to 32A, एंड लिक्विडेशन 33 to 54, एंड अगर वॉलेंटरी लिक्विडेशन 59। क्लियर एकदम? चलिए अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, समझना। इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, बेटा बड़ा कर रहा हूं, ध्यान से स्क्रीन पे आ जाओ मेरे साथ में। इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फाइनेंशियल क्रेडिटर्स असेस द वायबिलिटी ऑफ डेटर बिजनेस, कि भैया अगर चल सकता है तो हम आगे चलाएं, तो अब तो हम आगे जाएं, कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे ऑफ कोर्स। या तो कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर बनाने के बाद में क्या होगा, या तो अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको एक तरह से रिवाइव किया जाए बिजनेस को, कॉर्पोरेट डेटर को। मैं आगे बहुत सारे इसमें बताऊंगा कि मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जाएगा, सारे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो या तो उसको हम बिजनेस को बोलेंगे कि रिवाइव करना है, ठीक है, चलना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस, या अल्टीमेटली क्या कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या डिसीजन लेगा कि नहीं जी हमको तो उसको लिक्विडेशन में लेके जाना है। देखो तो क्या करेगा, वायबिलिटी ऑफ बिजनेस डेटर बिजनेस एंड द ऑप्शन फॉर इट्स रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन इफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल्स or the financial creditors decide that the business of the debtor cannot be carried on in a profitable manner, it should be wound up and debtor business undergoes into the liquidation process। जैसे ही अगर यहां नहीं हुआ तो पहले तो सेक्शन 6 to हम ध्यान से देखेंगे, 32 तक A की तक का बात हो रहा था, 32A का। अगर वहां पर सक्सेस नहीं होता है तो फिर वो मैटर कहां चल जाएगा, लिक्विडेशन के अंदर। लिक्विडेशन में जाएंगे तो हम कौन से सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 33 to 54। लिक्विडेशन प्रोसेस, assets of the debtor are realized and distributed by the liquidator। liquidator जनरली बताए थे ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल बताऊंगा, अभी नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग दिसंबर के लिए, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, सिंपल, कलेक्ट करना सेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करना, इतना इजी नहीं होता है, बताऊंगा, ठीक है, आगे चलेंगे जब हम लोग। नाउ देखो यहां पर आओ बेटा, नाउ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 चैप्टर 2 किसके साथ डील करेगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। वहीं चैप्टर जो 3 है पार्ट 2 का, टुगेदर विद चैप्टर नंबर 5, वो किसके साथ डील करेगा, लिक्विडेशन प्रोसेस का। तो चैप्टर नंबर हमारा पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2, वो की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करेगा। वहीं चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 2 एंड चैप्टर 5 साथ में डिस्कस करेंगे, किसके लिए, लिक्विडेशन के लिए। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बेसिकली डिफाइन IBC में नहीं है, हाँ जी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की डेफिनेशन IBC में प्रोवाइडेड नहीं है। याद देखिएगा, इसे कहां से लेंगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल 2016,
कहता है एक्सप्रेशन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन रूल 3 सब रूल 1 क्लॉज बी, क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखो, आओ स्क्रीन पे। Corporate insolvency resolution process means insolvency process for corporate persons under chapter 2 of part 3। बोला अच्छा जी हाँ, इसने क्या रेफरेंस दिया, रूल 3 सब रूल 1 क्लास, यहाँ पे बी जो है ये रेफरेंस दे रहा है। ये किसका है बेटा, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल 16 का ये रेफरेंस दे रहा है। क्या कि आप चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 को देखिएगा, वहां डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। नाउ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 together with chapter 7 of part 2, ठीक है, contains provisions relating to the offense and penalties and specifically deals with corporate insolvency process। ध्यान सुनना बेटा, insolvency bankruptcy code 2016 also contains a provision for fast track corporate insolvency process। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे डिटेल में याद रखिएगा, बताऊंगा अच्छे से। एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछ सकता है कि फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ये स्मॉल एंटिटीज पे ही अप्लाई होगा। आगे जब जाऊंगा बताऊंगा सेक्शन 55 सेक्शन 2 के अंदर ही कैसे पूरा डिटेल बताएंगे कि स्मॉल, यहाँ पर जो बिजनेसेस की हम बात कर रहे हैं, स्मॉल जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी बात करेंगे, वो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी, याद रखिए फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग रिसर्च करेंगे इसको। अब यहाँ पे सेक्शन 6 कहता है कि भाई कौन कौन अप्रोच कर सकता है, कौन कौन फाइल कर सकता है, बताए थे आपको कौन कौन कर सकता है। देखो, ऑपरेशन क्रेडिटर कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है एंड कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ कर सकता है। तो कहता है वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट, अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशन क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये हम लोग अभी सिंपल सी बात पढ़ रहे थे, सेक्शन 6 में हम लोग डिस्कस किया। डिफॉल्ट मीन्स नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेट बिकम ड्यू एंड पेबल and not paid by the debtor or corporate debtor as the case may be। and corporate debtor means a person who owes debt to a person, any person। और corporate debtor का मतलब क्या बताए थे, कंपनी हो सकता है, LLP हो सकता है, या कोई और हो सकता है, ऐसी एंटिटी जो किसी और लॉ में बनी है लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। बट जो हमारे कौन होता है, फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर नहीं आएगा, सर्विस प्रोवाइडर नहीं आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, इनको कवर नहीं किया है, ठीक है। अगर इनके ऊपर मत पहुंच जाना, अगर इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया तो इन्हें भी घसीट के तुम आईबीसी ले जा रहे हो, वैसा मत करना। चलिए आइए देखते हैं बेटा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना, यहां हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में डिटेल में और ऑपरेशनल क्रेडिटर के बारे में, और साथ के साथ अगर अपने इन्होंने रिसीवेबल्स, ये जो उनके राइट्स है ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर के राइट्स था क्या, आपसे अमाउंट आप कॉर्पोरेट डेटर से अपना पैसा लेना, इस राइट को, जो ये राइट कर रहे हैं कौन सा, अपना अमाउंट रिसीव करना, इस राइट को वो असाइन भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अभी समझाता हूं, अच्छा समझाता हूं। देखो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 16 आल्सो डिफाइंस द एक्सप्रेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड सेक्शन 5 सेक्शन 7 financial creditor means any person who to whom financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned and transferred to। यहां इंपॉर्टेंट बात है, जिसको लीगली असाइन किया गया, ऑफ कोर्स क्या ये डेट हो सकता है, देखो बताते हैं अभी एग्जांपल समझना ध्यान से बेटा, आप लोगों ने पढ़े भी होगा। देखो मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक ने लोन डिसबर्स किए थे, बांटे थे, मान लीजिएगा। अब लोन मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ABC लिमिटेड को लोन दिया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज को दिया था, ठीक है, आपको याद आ जाएगा कुछ प्रोसेस। ऑलराइट सर, अब क्या हुआ, जब ये लोन डिस्बर्स किया गया किसको, ABC लिमिटेड को, लेटर ऑन ABC लिमिटेड ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, लोन की रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया ABC लिमिटेड ने। अब क्या हो रहा है, HDFC को चिंता ही हो गई कि मेरे पैसा कैसे आएगा। अच्छा, HDFC बैंक को लगता है कि अगर हम लोग रिकवरी वाले काम में अगर पड़ गए तो भैया हमारा बैंकिंग फंक्शन कौन संभालेगा। ये रियलिटी है, समझना। बैंकिंग फंक्शन को स्मूथली चलाने के लिए बैंक को अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटीज पे फोकस करना होता है, जिसे हम बैंकिंग फंक्शंस बोलते हैं। यहाँ बैंकिंग फंक्शन में अगर देखा जाए, जो बैंक की लोन रिकवरी वो कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो वो बैंकिंग बिजनेस पे इंपैक्ट डालती है, ठीक है।
बैंक के फंक्शंस में उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो बैंक क्या करता है ऐसे केसेस में, आपने पढ़ा भी होगा मेरे बच्चों, अपने डेट्स को सेल कर देता है। आपको याद आ रहा है कुछ? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, किसको? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, ठीक है, आपने कौन सा पढ़ा होगा। अब क्या होता है आपको पता होगा, ये कंपनी बेसिकली लोन रिकवरी परचेज कर लेती है, किससे? बैंक से। तो बैंक ने अपने जो राइट्स थे वो क्या कर दिए, लीगली या तो असाइन कर दिए एसेट्स कंपनी को या फिर ट्रांसफर कर दिए। ऑलराइट, अब मान लीजिएगा जो एआरसी है, क्या सर एआरसी भी आईबीसी जा सकती है? आंसर इज यस, आईबीसी में भी जा सकती है फॉर द रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट फ्रॉम द एबीसी लिमिटेड। क्लियर रहेगा? चलिए आइए, सेम यहां पर हम देखेंगे सेक्शन 2, सेक्शन 5, सेक्शन 20 में ऑपरेशन क्रेडिटर मींस a person to whom operational debt is owed and includes any person to whom such that legally assigned and transferred. All right, बात पकड़ में आ रहा है ना? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए यहां पर आपके लिए स्पेशली यहां पर मैं चाहूंगा ध्यान से सुनेंगे हम लोग। ये आपके एग्जाम में केस फॉर्म में बन के आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल डेट है या ऑपरेशनल डेट है। 9 टाइप्स के, ऑलमोस्ट 9 टाइप्स के यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, उसे हम अच्छे समझेंगे, ठीक है। आइए, सेक्शन 5 सेक्शन 8 ऑफ द फाइनेंशियल डेट मींस that along with interest if any which is disbursed against a consideration for a time value of money, मतलब जिसमें मनी के ट्रांजेक्शन है। आपको ठीक है सर, ठीक है, ऐसा फाइनेंशियल डेट कहाँ बोल रहे हैं? ऐसा डेट जहां पर कंसिडरेशन क्या है? मनी, एग्जैक्टली, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं देखो, मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत यूजुअल सी बात है। ए ने बी से पैसा लिया, ठीक है, और उसके लिए वो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं ए जो बोल रहा हूँ सर ए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी याद रखें क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट पर्सन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिएगा कंपनी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से पैसा लिया और उसके बदले वो क्या देगा? उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, ठीक है। तो मनी बोरो अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, याद रहेगा। या कह रहा है एनी अमाउंट रेज्ड बाय एक्सेप्टेंस अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे हमने बता रखा है। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट में आपको पता होगा ना, बैंक क्या करता है यूजुअली? एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है। या बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने सुना होगा, क्लियर हो रहा है। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटीज है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होगा? बैंक होगा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है, एक कह रहा है इक्विवेलेंट एंड डिमैटेरियलाइज्ड, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोई कंफर्म किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्म किया, ऑफ कोर्स अगर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी जो कि एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली भी एक्सेप्ट की जा रही है, तो उसे भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। अमाउंट रेज पर्सुएंट टू एनी नोट परचेज फैसिलिटी और इशू बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन स्टॉक, एनी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये लोन परचेज फैसिलिटी याद रखना हमेशा बेटा, जब हम बात कर रहे हैं तो ये बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक होती है क्या? शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी होती है बेटा, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो कि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, पर स्पेसिफिकली यू नो व्हाट, एक तरीके का क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी है जो सिंडिकेशंस के थ्रू आती है, सिंडिकेशंस के थ्रू, ठीक है। इसको और भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ यहां पर कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके चलने के लिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। ये अपने आप में एक एलाबोरेटेड टॉपिक है, इसको ये मत समझना कितना सही टॉपिक है ये। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं ना नोट परचेज फैसिलिटी, अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है। किसी केस लॉ में जब आएगा ना तो और डिटेल। तो यहां पर भी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पहला में क्या देगा, मनी बोरोड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे साथ याद करना मैं चाहता नहीं कि आपके पास आपका बाकी टाइम वेस्ट जाए, ठीक है। आप इसी को समझ लीजिएगा, इनसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर क्विकली रिवाइज कर सकेंगे, रिकॉल कर सकेंगे। सो यू नो व्हाट, मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑलराइट सर। या कोई भी मनी रेज के यू नो अंडर एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, अंडर एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, या मनी कोई भी रेज किया आपने यू नो परचेज ऑफ नोट्स
या फिर हम लोग बात करेंगे बॉन्ड से, डिबेंचर्स और लोन स्टॉक्स के थ्रू, ठीक है, ऐसे मनी रेज किया गया है। या फिर अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी, अब क्या हो सकता है, लीज एग्रीमेंट किया हुआ है, हायर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है, कैपिटल लीज है, इसके थ्रू फंड रेज हुआ है। आई होप ये लीज वाला कॉन्सेप्ट समझते होंगे आप। लीज है, हायर परचेज, हम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कैपिटल लीज है, इनके थ्रू अगर यहाँ पे मनी जनरेट रेज की गई है, ठीक है। लीज के लिए फाइनेंस का, लीज फाइनेंस हम सुना होगा, हायर परचेज फाइनेंस, आई होप पता होंगे, नहीं पता तो सीएफएल वाला बुक में वापस पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो आ गया, रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड देन एनी रिसीवेबल सोल्ड ऑन नॉन रिकॉर्ड्स। अब जानते हैं नॉन रिकॉर्ड्स इसके अंदर किसका होता है, ऑल रिस्क, लिखवा रहा हूं यहां पे, लिख लेना, बियर्ड्स बाय फैक्टर, सारा का सारा रिस्क किसका होता है, फैक्टर का। तो बेटा जब तेरा सारा रिस्क है तो तू कहां बेटा तू खींच के लेके जा रहा है, उसका ऑफकोर्स वहां नहीं होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड्स अगर यहाँ पर है, रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग है ऑफकोर्स, तो वो फाइनेंशियल डेट बन गया, ठीक है। तो रिसीवेबल्स क्लियर सर, कौन कौन सा सिखाया अपने 5 हमको। पहला बोलो फटाफट से, बोरोड मनी अगेंस्ट द परचेज ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड बोलो फटाफट से एक बार, एक अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटीज है, या फिर बेटा कौन सा पढ़े थे, नोट परचेज फैसिलिटीज हैं, या फिर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन स्टॉक्स हैं, ठीक है। लीज, कैपिटल लीज हो सकती है, हायर परचेज एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या रिसीवेबल सोल्ड्स, डिस्काउंटेड ऑन रिकोर्स बेसिस, बट कौन सा कवर नहीं कर रहे हैं, नॉन रिकोर्स बेसिस कवर नहीं कर रहे हैं। अमाउंट रेज्ड अंडर एनी अदर ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट हैविंग अ कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग्स। याद रखना हमेशा जब यहाँ बोल रहे हैं, इसी पे बता रहा था मैं आपको, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कैरी किया हुआ है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो हैं। अब मान लीजिएगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर एक जो यहाँ पर बिल्डर है, बिल्डर ने एडवांस मनी अलॉटी से ले लिया, ठीक है, अलॉटी से एडवांस मनी ले लिया। अब अगर बाई चांस वो अकाउंट करता है, ये जो बिल्डर है, ये अगर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अलॉटमेंट नहीं करता है, इन दैट केस याद रखिएगा अलॉटीज पर फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएंगे, हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएंगे जी, याद रखिएगा, और ये भी आईबीसी पहुंच जाएंगे। क्लियर, अलॉटीज है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपने कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसे हम बोल रहे हैं ना बेटा फॉरवर्ड सेल, एनी फॉरवर्ड सेल का मतलब होता है जहां पर कोई भी मनी एडवांस में ले ली गई इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। याद रखना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में अगर कोई मनी अलॉटी से एडवांस में लिया गया और जो भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल मान लीजिएगा फ्लैट्स हैं, उनकी ना डिलीवरी लेटर ऑन की जाएगी कोई स्पेसिफिक डेट पे बाद में, बट एडवांस मनी ले गई है, तो उसे बोल रहे हैं फॉरवर्ड सेल, ठीक है, या परचेज एग्रीमेंट। एंड एनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए दिए गए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइसेस एंड रेट्स। आप देखते हैं प्राइसेस रेट्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो हेजिंग करके लिए आता है, उस केस के लिए भी यहाँ पे कवर किया गया है। या एनी काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशंस। काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझो एकदम। अभी मान लो कंपनी ए लिमिटेड के लिए ना, मान लो एचडीएफसी बैंक ने एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा ए लिमिटेड को लोन प्रोवाइड कर रही है, बट एचडीएफसी बैंक ने कहा जी आप किसी को गारंटर को लेकर आओ, तो ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने बी लिमिटेड को एज ए गारंटर, क्या गारंटर यहाँ पे भेज दिया जी, मतलब भेज दिया वो गारंटर का रोल प्ले करेगा। अब अगर मान लीजिएगा यहाँ पर ये जो बी लिमिटेड से क्या ले लिए, काउंटर गारंटी। अगर ए लिमिटेड डिफॉल्ट करता है तो कौन देगा, बी देगा, और अगर बी नहीं दे रहा है तो बी से रिकवर कौन कर देगा, एचडीएफसी बैंक, क्योंकि वो यहाँ पर क्या है, गारंटर, और क्या ले रहा है, काउंटर गारंटी। क्लियर। तो एनी काउंटर indemnity obligation in respect of guarantee, indemnity, bond, documentary, letter of credit, or any other instrument issued by a bank or by whom? बैंक करेगा, बैंक और financial institution। चलिए या फिर बोलता है अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब बोला कोई भी किसी भी हो सकता है, मतलब ए टू एच तक, अगर किसी भी फॉर्म में अगर कोई लायबिलिटी कैसे ले रखी है, गारंटी ले रखी है, क्या ले रखी है, गारंटी इंडेमनिटी, चाहे वो आपकी मनी बोरोड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड हो, एक्सेप्ट ऑफ क्रेडिट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर हो, या बॉन्ड डिबेंचर इसके केसेस में गारंटी हो, तो वो जर्नली हम कवर कर रहे हैं उन सबको जो गारंटी किस में लिया हुआ है, इंडेमनिटी करने के लिए, फ्रॉम ए टू क्लॉज आज तक। इज इट क्लियर? सिंपल सा है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहे हैं बार बार, इनको याद करना है, समझ रहा हूँ, सिंपल सा, आई होप याद हो गया होगा, ठीक है। फिर भी क्वेरी है तो बिल्कुल आपकी क्वेरीज इनवाइटेड है। आइए बेटा, नाउ डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल दैट इन सेक्शन 5
Section 8 was amended, of course, IBC second amendment 2018, and second amendment Act 2018 added an explanation in clause F section 5, जो कि हम इसकी बात कर रहे थे बेटा, क्लॉज एफ याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट था इसलिए बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, ओपन बुक एग्जाम के लिए, केस लॉ के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइज दैट फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज एफ एनी अमाउंट रेज्ड from allotee under a real estate project shall be deemed to be an amount having the commercial effect of a borrowing. Thus, allotee under a real estate project, a buyer of an under construction residential or commercial property, यही बताया है अभी, ध्यान सुनना, will now be considered as financial creditor. And the amount raised from the allotee for the financing a real estate project has commercial effect of a borrowing. इस पे केस लॉ भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकता है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पहले पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है ये। Now, explanation further clarified that expression allotee and real estate project shall have the meaning, जैसे कहाँ से लेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज n, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सब क्लॉज डी, देखो यहाँ पे बेटा, रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट इन ऑफ इंडिया हैज upheld above stated legal position in a matter of pioneer urban land and infrastructure limited and others versus Union of India and others, ठीक है, याद रहेगा मेरे बच्चों को, क्लियर एकदम, छोटा सा बात डिस्कस किया यहाँ पर हमने अभी। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर अलॉटीज अगर पैसा लिया जा रहा है तो दे आर ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। और क्यों कह रहा हूं, जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगा तो इन लोगों का भी रोल आएगा, ठीक है, ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है, ये भी वोटिंग राइट्स इनके पास, ये वोटिंग अपनी एक्सरसाइज करेगा। ये ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगर फेल हो जाता है तो ये लिक्विडेशन की तरफ जा सकता है। ये सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए कह रहा हूं कि हमको समझना है टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर अलॉटीज को ट्रीट करेंगे, आंसर यस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये लिस्ट पढ़ना समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर से रिलेटेड बहुत सारी एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है बेचारा। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो डेट्स होंगे, ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर उसके क्या होंगे, ऑपरेशनल डेट्स होंगे। सेक्शन 5 क्लॉज 20 सॉरी सेक्शन 21 मींस अ क्लेम रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से बेटा, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को, अपना कंपनी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को रॉ मटेरियल सेल किया, अब क्या हुआ जी, रॉ मटेरियल क्या जो पेमेंट था वो हमने आपको, ठीक है भैया हमने कर दिया आपको क्रेडिट सेल, अब क्रेडिट सेल कर दी, पेमेंट आपसे आ नहीं रही है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वो ऑफिशियल क्रेडिटर ट्रीट होगा। एक बात याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, जहां पर बिजनेस एक्टिविटी के ऑपरेशन से डायरेक्टली यहां पर हम बात करेंगे उसके गुड्स से या सर्विसेज से, याद रखिए उसके गुड्स सर्विसेज से जो एक्टिविटीज हो रही है, वहां पर अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं पार्टी जो है वो ऑफिशियल डेट वाली पार्टी हो गई और पार्टी की एक्टिविटी होगी ऑफिशियल क्रेडिटर। इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट करना, जैसे एम्प्लॉयमेंट जो लोग एम्प्लॉय लोग हैं वो भी है, अ डेट रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग अंडर एनी लॉ फॉर टाइम इन फोर्स एंड पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। अभी आपको पूरा ही समझाए थे अच्छे से, देखो अभी हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे, देखो यहां पर हम डिस्कस किए थे ना, ऑपरेशनल सेक्शन 5 सेक्शन 21 एम्प्लॉय है, सप्लायर सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको ड्यूज पेमेंट करना है, ठीक है, एंड दे आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्लियर, देखो आओ आ जाओ फटाफट से, आइए देखो। फर्स्ट नाउ where any corporate debtor commits a minimum default of 1 crore rupees as provided in section 4, a financial creditor, official creditor, of course corporate debtor itself may initiate corporate insolvency resolution process and manner as may be provided in the chapter second of part second, ठीक है। आइए ये अभी इसी पे मैं बता रहा हूं आपको ना, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वर्डिक्ट है, अभी देखो लेटर ऑन मैं बता रहा हूं, अभी इसमें सीनियर बेंच हो सकता है इसमें चेंजेस करे, ठीक है। क्या वर्डिक्ट बता रहा हूं कि इसमें ये कहा गया कि देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड क्या है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी को, मतलब यहां पर कॉर्पोरेट पर्सन को आईबीसी में लेकर जाया जाए, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड है कि बोला उसका डिफॉल्ट का क्राइटेरिया जो आपने 1 करोड़ रखा है तो उसको चेक कीजिएगा कि वो डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस मतलब सोचते ना कि उसको डिफिकल्टीज है। अब इसने देखा कि इसका बेस्ट क्राइटेरिया क्या है 1 करोड़, तो वो मिनिमम डिफॉल्ट अगर 1 करोड़ है तो ऑफकोर्स उसको लेके जाया जाए कहां पर, अंडर आईबीसी, ठीक है। वही ऑफकोर्स याद रखिएगा, दो ही प्रोसेस है, या तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाएगा या फिर लिक्विडेशन में जाएगा। अब ये क्या करता है, टाइम सेविंग है, ठीक है, यहां पर इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकता है, ठीक है, रिकवरी जल्दी हो सकती है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि सिर्फ एक यही क्राइटेरिया होना, इसके बेसिस पर आप आईबीसी के अंदर इमीडिएटली आप कॉर्पोरेट डेटा को ले आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए और भी आपको क्रूशियल ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम एक्सपेक्टिंग कि इसमें देखिए अभी और भी कई सारी है ना एक्सप्लेनेशंस आएंगी, इंटरप्रिटेशंस आएंगी, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। ऑफ कोर्स आपके एग्जाम से पहले इस पे काफी सारी एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे अच्छे से, तो पहले हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से सारी चीज़ों को, ठीक है। आइए देखते हैं। This paragraph is also important. IBC 2016 not only permits corporate debtor itself to initiate insolvency resolution process once it has defaulted on a debt, but also operational creditor to initiate the insolvency resolution process. अब ध्यान सुनना, क्या कॉर्पोरेट पर्सन खुद भी इनिशिएट करता है? मैंने बताया था भी हाँ कर सकता है, वो भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कर सकता है डिफॉल्ट की बात करने के बाद में। तब अगर वो खुद जा रहा है तो हम देखेंगे कि एक वॉलंटरी लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट है, वो हम अलग दिखाएंगे, ठीक है। वॉलंटरी लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट में सेक्शन 59 में पढ़ेंगे। एक लिक्विडेशन में पढ़ रहा हूँ जहां पर हम देख रहे हैं सेक्शन 33 टू 54, और जब हम बोल रहे हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हम सेक्शन 6 टू 32A पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि हाँ जी कॉर्पोरेट पर्सन भी जा सकता है अगर वो डिफॉल्ट करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ उसने बोला कौन, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी जा सकते हैं। और ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे होते हैं मेरे बच्चे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। Provisions bring the law in line with the international practices with permit unsecured creditors, including employees, suppliers, etc., who fall under the definition of operational creditors, and to file for the initiation of insolvency resolution proceedings. अब ये समझना, ये क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सर ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन रखते हैं। कहां देंगे एप्लीकेशन? एनसीएलटी के अंदर। डिटेल्ड प्रोविजन डिस्कस करने वाला हूं शानदार तरीके से कि कैसे सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इनिशिएट कैसे करेंगे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर, फिर सेक्शन 8 पे जाएंगे, सेक्शन 10 में जाएंगे। मतलब सर हाँ 8 के ऑपरेशन क्रेडिटर का बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर याद रखना, नेक्स्ट सेक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसके अंदर इसके थॉरो प्रोसेस समझेंगे विद प्रैक्टिकल केस लॉ। ऑलराइट, तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और आने वाले टेस्ट सीरीज के लिए रेडी हो जाएगा। टेक केयर, गुड बाय।